हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अब पेयर्स ऑफ लाइन, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर्स मतलब जोड़ी, टू, यानी दो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। 11th क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में बात किया था, स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में। कौन सा चैप्टर पढ़े थे? स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या बातें देखे थे, ये आपके दिमाग में तो आई गई होगी। वहां देखे थे सबसे पहली, सबसे ज्यादा चीज अगर कोई देखे थे तो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन में बहुत सारी चीजें देखे थे, क्योंकि अगर ये वाला चैप्टर पढ़ना है, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर पढ़ना है हमको, तो हमको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की बहुत सारी बातें मतलब समझना पड़ेगा। तो उसके अंदर में स्लोप ऑफ लाइन के अंदर में पढ़े थे, अगर इधर 2 नो, तो पहला फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई भी लाइन अगर मान के चलो 2 पॉइंट से पास होती है, एक पॉइंट है यहाँ पे P x1 y1, दूसरा पॉइंट है ये Q x2 y2। If the line passing through the 2 point, then find the slope using this formula। ये भी बात पढ़े थे, मतलब स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला एक पढ़े थे, m इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या रहेगा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा क्या रहेगा? ये देखो, ये हो गया थीटा। ये x एक्सिस है और ये तुम्हारी y एक्सिस है। ओके, x एक्सिस y एक्सिस। तो स्लोप निकालने का दूसरा फॉर्मूला 30 डिग्री है तो tan 30 यानी उस लाइन का स्लोप होगा। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर मालूम है हमको तो हम आसानी से स्लोप निकाल पाते हैं। तीसरी एक बात थी, अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू इस जनरल फॉर्म में अगर रहती है तो हमको स्लोप डायरेक्ट मिल जाता है माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी मतलब निगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। मतलब अगर लाइन आपकी x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है तो डायरेक्ट आप स्लोप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। जैसे देखो, अगर किसी लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा है, जिसका स्लोप क्या हो जाएगा? डायरेक्ट माइनस 2/3, माइनस 2/3। स्लोप 2 पॉइंट दिया है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया है तो tan थीटा। अगर कोई लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में दिया है तो आप डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। और चौथी बात क्या हो सकती है? y इक्वल टू mx प्लस सी में दिया हुआ है तो डायरेक्ट स्लोप क्या हो जाएगा? इसका m हो जाएगा। इस तरीके से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर मैं लाइन लिखता हूं तो भी मेरे को डायरेक्ट स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो तुमने देखे थे। अब आती है कंडीशंस, कंडीशंस ऑफ टू परपेंडिकुलर and parallel line। कंडीशन भी देखे थे अपन ने, द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उसके लिए कंडीशन अपन ने पढ़े थे। क्या थी पता है? कि अगर दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, इफ द टू लाइन L1 और L2 अगर परपेंडिकुलर, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। एंगल बिटवीन टू लाइंस वाले फॉर्मूले से हम कंडीशन निकाले थे, तो फिलहाल याद कर लेना। दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर 0 है तो वो दो लाइन परपेंडिकुलर है। इफ द स्लोप ऑफ
if the product of slope of two lines equal to 0 then the two lines are perpendicular। ये आपकी कंडीशन होगी परपेंडिकुलर की, परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके लिए कंडीशन थी दोनों स्लोप इक्वल माने जाएंगे। इफ द टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल। तो ये कंडीशन थी पैरेलल की, काय के लिए, पैरेलल की। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अलॉन्ग क्लास का रिवाइज पार्ट है, अपन देखते हैं इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन लेके कितने तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसकी कंडीशन क्या होगी, m1 डॉट m2 इक्वल टू 0, m1 इक्वल टू m2 देन द टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, थोड़ा नोट कर लो इसको। नोट करने से ही आपको मतलब ये वाला चैप्टर नंबर 4 अगर अच्छे से करना है तो आपको ये सब चीजें बारीक बारीक छोटे छोटे चीजें बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। अगर यही नहीं आएगा ना तो फिर समझ लेना आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो शुरुआत ही बहुत अच्छा होना, बेसिक कंसेप्ट अच्छा होना, बारीक बारीक चीजें बराबर मालूम चाहिए। ये तो शायद 10th में भी था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बहुत सारी बातें 10th से आई हुई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। चलो लिख के हुआ, जितनी भी चीजें छोटी छोटी होती है उसको नोट कर ली करें। एंगल बिटवीन इंटरसेक्टिंग लाइन, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, suppose here the theta is the angle between two lines L1 L2, okay, then let theta be the acute angle between टू लाइन्स, कंसीडर कर ली थीटा उनके बीच का एंगल है। देन tan थीटा इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, थ्योरम बनाने के लिए काम आएगा आगे चल के। जो वेरी आईएमपी थ्योरम्स है बहुत सारे, यहाँ पे 2-3 थ्योरम बोर्ड एग्जाम में आपको आते हैं। अब ये बोर्ड वाली क्लास है, इसका आज का लेक्चर 1 देख रहे हैं अपन, L1 फर्स्ट लेक्चर है। अच्छा, दो लाइन है उनके बीच का अगर एंगल निकालना, एंगल बिटवीन टू लाइन, उसका फॉर्मूला याद करके रखो, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ये जो फॉर्मूले से ये वाली कंडीशन भी प्रूव कर सकते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन का फॉर्मूला क्या है, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ओके, फॉर्मूला समझ में आया। फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लो क्योंकि वेरी आईएमपी फॉर्मूला है, आपको बहुत सारे जगहों मतलब काम आने वाला है। चलो ये उतारते जाओ। tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सबसे वेरी आईएमपी ये वाला है, मतलब इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म क्या है वो देखते हैं। तो पहला फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्मूला या फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। हाँ, सबसे वेरी आईएमपी स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, इसमें इक्वेशन ऑफ
लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स में। स्लोप मतलब आपको कोई लाइन जो दी रही उसका स्लोप रहेगा, एक पॉइंट रहेगा, लेट पी x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन whose slope, इसका स्लोप मान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बनेगा बेटा y माइनस y1 बोलो आगे इक्वल टू mx माइनस x1। ये फॉर्मूला याद करो, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे पॉइंट मालूम होना और स्लोप मालूम होना, तो आप कोई भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, बहुत सारी डिटेल में अपन इसको 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, जैसे कोई ये लाइन है, ये देख लो, यहां से यहां तक का जो होता है ये है y इंटरसेप्ट, और इस लाइन का, ये लाइन L है, इसका स्लोप मान लेते हैं m। इसका स्लोप क्या ले लेते हैं, m ले लेते हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस c यानी y इंटरसेप्ट। c यानी क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। इक्वेशन क्या बन गया, y इक्वल टू mx प्लस c। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ओके, और दूसरा क्या बताया बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अभी हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला मतलब 2 पॉइंट दिए रहेंगे आपको, बात कुछ नहीं करना है। 2 पॉइंट फॉर्मूला देखो, 2 पॉइंट फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्मूला में क्या आने वाला है, यानी मतलब बोलने का मतलब कि आपकी लाइन 2 पॉइंट से पास होगी। सपोज दैट ये लाइन है, इसके लिए एक पॉइंट ये हो जाएगा p x1 y1, और दूसरा पॉइंट q हो जाएगा x2 y2। ये 2 पॉइंट हो गए क्या नहीं, तो आपका फॉर्मूला बनेगा y माइनस y1, स्लोप की जरूरत पड़ती पहले y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। यही फॉर्मूला है। स्लोप क्या, 2 पॉइंट गिवन रहेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला है 2 पॉइंट फॉर्मूला। और बेटा चौथे नंबर का है डबल इंटरसेप्ट। डबल इंटरसेप्ट, डबल मतलब 2। अभी इसमें मैंने बताया सिंगल इंटरसेप्ट, मतलब यहाँ y का इंटरसेप्ट दिया था, इसलिए लाइन देख लो, एक लाइन होगी, एक लाइन होगी, मतलब ये तो एक्सिस है। एक्सिस भी एक प्रकार की लाइन ही होती है। चलो ये वाली लाइन ले लिए, यहां से यहां तक देखो, ये वाला और ये वाला। इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो लाइन ने जहां इंटरसेक्ट किया है, ओरिजिन से लेके तो डिस्टेंस, ये वाला, ये है x इंटरसेप्ट, ये है y इंटरसेप्ट। तो डबल इंटरसेप्ट मतलब x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्मूला हो गया समझ में। एक लास्ट वाला फॉर्मूला बता देता हूं मैं, सबसे पहले लिख लीजिए, आपको समझ रहा है कि क्या क्या बताया मैंने आपको। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। दूसरा क्या बताया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला y इक्वल टू mx प्लस c। तीसरा क्या बताया, डबल इंटरसेप्ट फॉर्मूला। ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्मूला में स्लोप पे चेंज होता है, बाकी तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला जैसा ही है। डबल इंटरसेप्ट फॉर्मूला, x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट, मतलब राइट साइड में कितना होना, 1। चलो इसको निकाल लो, मतलब ड्रॉ कर लो, आप लिख लो फटाफट। हाँ, ये सब चीजें 11th क्लास में हमने डिटेल में प्रूफ की है, सभी को प्रूफ कर चुके हैं। अब प्रूफ तो नहीं करेंगे, अब सिर्फ मालूम रखना है हमको, इनका यूज करेंगे, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा।
फिफ्थ है इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। क्या है? नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म बोलता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये नॉर्मल फॉर्म है। यानी अगर कोई लाइन इस प्रकार की है, ये ओरिजिन से लेके यहाँ अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरे को नॉर्मल मिलेगा। ये मान लो अल्फा और ये p, ओ एन एन है p, और इसको कुछ तो भी नाम दे देते ए, एंगल ए ओ एन इक्वल टू अल्फा। तो इसका पॉइंट मिलेगा मेरे को, मतलब p cos अल्फा और p sin अल्फा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है, ये p है। तो फिर मैं इसका स्लोप निकालूंगा, ओ एन का स्लोप मिल जाएगा मेरे को, इसका 0 0 है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप को मैं स्लोप पॉइंट फॉर्मूले में रख दूंगा और थोड़ा सॉल्व करूंगा तो मेरे को ये वाला इक्वेशन मिलेगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू परपेंडिकुलर पॉइंट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, वहां तक का डिस्टेंस है। इतनी बातें आ गई इसके अंदर में, पूरे फॉर्म आ गए। ठीक है, पूरे फॉर्म आ गए, नॉर्मल फॉर्म आ गया, 2 पॉइंट फॉर्म आ गया, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला आ गया, डबल फॉर्मूला आ गया, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते हैं उनके बीच का एंगल आ गया, इधर 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर तो उसकी कंडीशन आ गई, पैरेलल है तो उसकी कंडीशन आ गई। चलो ठीक है, अब हम इस टॉपिक के ऊपर चलते। चलो ठीक है। हाँ हाँ बेटा, अभी तक जो हमने देखे पूरा स्ट्रेट लाइन का पूरा कंसेप्ट था, उसके अंदर में हमने बताया कि सिंगल लाइन के बारे में क्या क्या रोल रहता है, सिंगल लाइन का इक्वेशन कैसा होगा, सिंगल लाइन का मतलब एंगल कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें उसके अंदर में हमने देखी। पर हमारा चैप्टर का नाम तो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 2 लाइन की स्टडी करना। सपोज दैट ये 2 लाइन है ऐसी, वो एक तो हो सकता है कि इंटरसेक्ट कर रही होगी, या तो परपेंडिकुलर होगी, या तो पैरेलल होगी, या एक ही प्लेन के अंदर में कुछ ना कुछ तो भी उसका रोल रहने वाला है। मतलब L1 एंड L2 आर 2 लाइंस लाइज इन द वन प्लेन। ओके, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। इसमें क्या आ जाएगा, आपको कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, जॉइंट इक्वेशन क्या होता है, फिर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाला देखेंगे, उसका जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे, फिर एंगल बिटवीन 2 लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले देखेंगे। अब ये लाइन एक तो ओरिजिन से पास होगी या तो नॉन ओरिजिन से पास होगी, बराबर है। तो ओरिजिन के लिए थ्योरी अलग है, नॉन ओरिजिन के लिए थ्योरी अलग है, मगर रास्ता तो एक ही है। कंबाइंड इक्वेशन निकालने के लिए रास्ता एक ही है, बस हमको उसको समझना है। अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है, अगर मान लो, देखो ये एक कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, ये मान के चलो ओरिजिन से पास हुई, मतलब इसका y इंटरसेप्ट 0 हुआ तो y इक्वल टू mx, मतलब y इक्वल टू 2x, ये तो 0 हो गया ना, तो y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, या तो अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं a1x प्लस b1y, सिर्फ आपको a1 b1 में। अगर यहाँ c प्रेजेंट है तो वो लाइन किधर, यहाँ अगर c अगर 0 है तो यहाँ से जाएगी, अगर c जिंदा है तो y इक्वल टू mx प्लस c ओरिजिन से नहीं जाएगी। तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है, ये ओरिजिन से पास होने, ये नॉन ओरिजिन से, तो उसको ऐसा लिखेंगे हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस प्रकार की लाइन रहेगी, नॉन ओरिजिन से पास होने वाली रहेगी। ठीक है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन में आपका y इंटरसेप्ट 0 आएगा, इसलिए y इक्वल टू mx, y इक्वल टू 2x वगैरह, a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 ऐसा कंसीडर करेंगे। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो फिर लाइन का इक्वेशन इस प्रकार से हम लिखेंगे a1, मतलब c प्रेजेंट रहेगा, y इंटरसेप्ट प्रेजेंट रहेगा, बस इतना ही चेंजेस रहने वाला है। ठीक है, अभी जो हम थ्योरम देखने वाले थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो बिल्कुल सिंपल। इस थ्योरम को बहुत ज्यादा पूछता नहीं, अभी तक ज्यादा ऐसा पूछा तो नहीं, पर आपको सबसे पहले मैं थ्योरी मतलब इसलिए बताऊंगा कि भले ही टफ लगे, डिफिकल्ट लगे, मगर अगर थ्योरी बहुत अच्छे से आ गई तो इसके प्रॉब्लम बहुत अच्छे से बनेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम को शुरुआत करते। देखो थ्योरम में बहुत कुछ ज्यादा अच्छी बातें तो नहीं है, मगर कंसेप्ट लेवल की बातें है। तो थ्योरम की हेडिंग है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 2 लाइन। कंबाइंड इक्वेशन मतलब जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन है
जॉइंट इक्वेशन। देखो मैं आपको दो लाइन दे रहा हूं, ये देखो ये एक लाइन हो गई, इसका इक्वेशन मान लो u इक्वल टू 0, ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं a1 b1y c1 इक्वल टू 0। दूसरी एक लाइन ले लिया इसी a2x b2y प्लस c2, इसको इतना बड़ा नहीं लिखना है तो v इक्वल टू 0 लिख लूंगा, या L1 लिख लूंगा या L2 लिख लूंगा, इसको L1 दे दूंगा, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इसका जॉइंट इक्वेशन यानी कंबाइन इक्वेशन, कंबाइन इक्वेशन का मतलब होता है दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट, कंबाइन इक्वेशन। कंबाइन इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों का मल्टीप्लाई u और ये हो गया v, ये हो गया जॉइंट इक्वेशन। इनको दोनों को ज्वाइन करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये काय की थ्योरी हो गई है, कंबाइन इक्वेशन की थ्योरी होगी। मतलब कंबाइन अलग अलग इक्वेशन रहेंगे तो सिंगल सिंगल इक्वेशन, अब वो ओरिजिन से पास होगी नहीं होगी ये सेकेंडरी है। मैंने आपको जो इक्वेशन लिया वो नॉन ओरिजिन वाले लिया, मतलब ओरिजिन से पास होने वाले नहीं है ना। कोई भी जनरल इक्वेशन लिया, जनरल इक्वेशन से मैंने क्या बताया, जॉइंट इक्वेशन, ये जॉइंट इक्वेशन है। अब इस जॉइंट इक्वेशन में हमको थ्योरम, जो थ्योरम क्या, थ्योरम में क्या एक्चुअली प्रूव करना है, प्रूव करना है प्रूव दैट द इक्वेशन, मतलब ये वाला जॉइंट इक्वेशन, ये जो जॉइंट इक्वेशन ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट करता है ऐसा बता रहा है। जैसा देखो कि आप या कोई भी, मैं जैसा देखो, मैं मान के चलो मेरा नाम मान लो मैं पटलेसर, ठीक है। अगर मैं एक्चुअली खो गया या मैं कुछ नहीं मिल, मतलब खो गया और मेरे को 4-5 लोगों ने दावा की कि ये हमारे परिवार का है या हमारे साथ रहता है, तो ये कैसे प्रूव होगा, बायोलॉजिकली कैसे प्रूव होगा। अभी जेनेटिक देखा जाएगा, आरएनए डीएनए देखा जाएगा, मतलब मेरा आरएनए डीएनए अगर मेरे जिस फैमिली के साथ मैच होगा उस फैमिली का मैं मेंबर रहूंगा, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए मेरे अंदर की कंडीशन। और जो फैमिली मतलब डिमांड कर रही है या बोल रही कि ये हमारे फैमिली का है उनके साथ मैच होना चाहिए। तो लाइन के इक्वेशन में भी वैसे ही होता है। जैसा देखो, ये बोलने का मतलब है कि ये लाइन का इक्वेशन मैंने a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू एक लाइन लिखा। अब मैंने दावे के साथ बोला कि ये वाला जो पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट इस लाइन का है, क्योंकि लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है। अरे बड़ा सिंपल सा काम है, ये वाला पॉइंट इसको अगर सेटिस्फाई किया, मतलब यहां अगर मैंने पुट किया ऐसा a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1, इसको उसने अगर सेटिस्फाई किया, मतलब x के जगह और y के जगह वैल्यू पुट करने पे अगर 0 आया, लेफ्ट इक्वल टू राइट आया, तो समझ जाना कि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है। क्लियर, ये वाला मतलब ये जो लाइन दिख रही थी ना, ये वाली, ये लाइन का इक्वेशन ये था। मैंने बोला कि प्रूव करो कि ये वाली लाइन, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो समझ जाना कि ये वाला पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन पे है। अब हमारे को तो ये वही समझाना है, क्लियर, वही बात करना है। हमको प्रूव करके क्या देना है कि ये कंबाइन इक्वेशन जो आएगा, ये कंबाइन इक्वेशन जो आएगा, ये कंबाइन इक्वेशन क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, कंबाइन इक्वेशन मतलब u इक्वल टू 0। तो अपन एक काम करते हैं, लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक लाइन ले ली, मतलब दैट इज u इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दैट इज v इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। R2 लाइन बोल दो ऐसा, R2 लाइन्स represents on the given plane, जो गिवन प्लेन है उसको कंसिडर कर लिया। अब मैं यहां पे एक काम करता हूं, एक एक बातें बताता हूं। देखो, लेट px1 y1 lies on u इक्वल टू 0। मैंने बोल दिया कि ये जो p पॉइंट है ये वाले लाइन पे, ये शॉर्टकट है, ये लॉन्ग कट है, मतलब इसको क्या करेगा वो,
उसको सेटिस्फाई करेगा। a1 x के जगह x1 रखना, y के जगह y1 मतलब b1 y1 बराबर है प्लस c1 इक्वल टू 0, उसको सेटिस्फाई कर लेगा बराबर है। दूसरी बात क्या आएगी, अगर फिर से कंसीडर करो p x1 y1 या तो दूसरा पॉइंट ले लो x2 y2 लाइज ऑन v इक्वल टू 0, तो इस पॉइंट को वो सेटिस्फाई करेगा b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। वही थ्योरी बताया, अगर पॉइंट उस लाइन पे है तो उसके इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, सिंपल सी बात है। अगर कोई पॉइंट लाइन पे है तो उसके मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर uv इक्वल टू 0। u आने क्या था, यह लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। एक पॉइंट ले लिया मैंने, लेट p पॉइंट ले लिया मैंने, p और q लेना था ना, p और q ले लिया। p x1 y1 बता दिया सेटिस्फाई या सेटिस्फाई ऑन uv इक्वल टू 0, इसके ऊपर है, ठीक है। मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्या, देखते हैं। देखो LHS क्या मिलेगा मेरे को, LHS a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2। अब बेटा इसमें से ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0, क्योंकि ये पॉइंट इस पे है, मतलब कोई ना कोई एक लाइन पे है वो, तो ये हो गया 0। a2 x1 प्लस b2 y1 प्लस c2, तो ये आ गया 0 RHS। इसका मतलब ये हो गया एवरी पॉइंट ऑन u इक्वल टू 0, ओके, टू सेटिस्फाई uv इक्वल टू 0, मतलब uv को उसने सेटिस्फाई कर दिया। मतलब uv को हमने क्या कर दिए, एवरी पॉइंट ऑन u इक्वल टू 0 टू सेटिस्फाई uv इक्वल टू 0। मतलब एक भी पॉइंट अगर u पे है तो uv को भी सेटिस्फाई कर सकता है, चाहे वो v पे भी है तो भी वो uv को सेटिस्फाई कर सकता है, ये उसको बताना। चलो इसको थोड़ा लिख लो, एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। हो गया लिख के। अब दूसरी बात, एक पॉइंट ले लेते हैं, दूसरा कोई भी एक पॉइंट ले लो R। नाउ R x dash y dash to satisfy the equation uv equal to 0। अगर uv पे कोई पॉइंट है तो u को भी सेटिस्फाई करेगा और v को भी सेटिस्फाई करेगा, या लेकिन एनी पॉइंट विच सेटिस्फाई uv इक्वल टू देन इट लाइज ऑन द, जब इस पे है तो देयरफॉर a1 x डैश प्लस a1 b1 y डैश प्लस c1 and a2 x dash plus b2 y dash plus c2 equal to 0, ठीक है। अगर ये पॉइंट इस पे है uv पे, यानी मतलब जॉइंट इक्वेशन पे है,
तो इधर देखो, एक तो ये 0 होगा, दिस इज द u एंड दिस इज द v। इफ मतलब बोलने का मतलब therefore a1 x डैश प्लस b1 y डैश प्लस c1 इक्वल टू 0 होगा, या तो और एंड दोनों होगा। एक तो दोनों 0 होंगे, या तो दोनों में से कोई ना कोई एक 0। a2 x डैश प्लस b2 y डैश प्लस c2 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि एनी पॉइंट विच satisfies uv equal to 0, then it lies on u equal to 0 and या और v equal to 0। बोलने का मतलब है कि अगर कोई पॉइंट इस जॉइंट इक्वेशन पे है तो वो अलग अलग इक्वेशन पे भी रहेगा, या अगर अलग अलग इक्वेशन पे है तो वो जॉइंट इक्वेशन पे भी रहेगा। यही बात हमको यहाँ प्रूव करना था। थ्योरम में बोला था प्रूव दैट द इक्वेशन u equal to 0 रिप्रेजेंट द टू लाइन। मतलब ये जो इक्वेशन है ये दो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। हेंस uv equal to 0 represents two equation u equal to 0 and v equal to 0। ठीक है, इस पे से दो बातें आपको समझना है। जो कंबाइन इक्वेशन मैंने लिखा था, उस कंबाइन इक्वेशन में देखोगे तो पहली बात ये करना था, कोई भी एक पॉइंट, ये पूरे थ्योरम लिख लो पहले अच्छे से, फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करता हूँ। दो चीजें यहाँ पे करना था। अगर एवरी पॉइंट ऑन u इक्वल टू 0, u पे रहने वाला हर एक पॉइंट uv को सेटिस्फाई करेगा। अगर कोई पॉइंट वन पॉइंट p(x1, y1) लाइज ऑन द u, अगर कोई पॉइंट u पे रहता है तो इसको भी सेटिस्फाई करता है, ये प्रूव हो जाता है। ये प्रूव किया हमने। या तो अगर कोई v पे है तो uv पे भी रहेगा। u और v क्या, u यानी L1, v यानी L2। अगर कोई पॉइंट L1 लाइन पे है तो उनके जॉइंट इक्वेशन पे भी रहेगा। कोई पॉइंट अगर L2 पे है तो भी जॉइंट इक्वेशन पे रहेगा, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा मतलब रहेगा। या उसका उल्टा बोलो, अगर कोई पॉइंट उनके जॉइंट इक्वेशन पे है, उनके कंबाइंड इक्वेशन पे है, यूवी पे है, तो समझ जाने का उसकी दो अलग अलग लाइन है उस पे भी रहेगा। इस थ्योरम से हमको यहाँ सीखने मिलता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, और मतलब आज का ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते हैं। नहीं समझेगा तो बताने का, इसको नेक्स्ट मतलब क्लास में मैं फिर से रिवाइज कर दूंगा। इसके एग्जांपल बहुत छोटे आते, इसमें कुछ भी मतलब ऐसे बड़े बड़े एग्जांपल रहते हैं, और इजी एग्जांपल है। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस x plus y plus 2 equal to 0 and x minus y minus 3 equal to 0। सिंपल से दो लाइन लिया मैंने। Therefore the joint equation, joint मतलब combined equation A, दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा, x plus y plus 2 x minus y minus 3 equal to 0। कुछ करना ही नहीं, जॉइंट इक्वेशन निकालना मतलब बेटा एक दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट करना। एकदम सिंपल सा काम है। एग्जांपल को देख, ये वाला इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, x इंटू 3x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस फिर y की बारी प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3y। इधर भी हो गया, देखो पहले x का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3x बराबर है, फिर y का एक्स वाई फिर माइनस वाई स्क्वायर फिर माइनस 3y, फिर किसकी 2 का प्लस 2x माइनस 2y और प्लस इंटू माइनस माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा लिख लो,
या इसी को आप रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन बोल सकते हैं। यहाँ क्या होगा, सिर्फ एक्स वाई कैंसिल होगा, बस दिस इज द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन। थोड़ा सा उसको सीधा कर देने का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले, फिर एक्स वाई की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, है ना। तो जॉइंट इक्वेशन में क्या, दो लाइन दी हुई सिंपल, उनका प्रोडक्ट है जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, कोई और दिक्कत यहाँ पे? थ्योरम क्या था, थ्योरम बिल्कुल सिंपल था। अगर कोई जॉइंट इक्वेशन पे पॉइंट रहता है तो वो अलग अलग दो लाइन पे भी रहेगा, अगर अलग अलग दो लाइनों पे है तो जॉइंट इक्वेशन पे भी रहेगा। थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, एक बार बुक में देख लेना और फिर मेरे को बताना। अगर ऐसा लगे तो अपन उसको नेक्स्ट क्लास में रिवाइज कर देंगे। चलो ओके, टेल ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, बाय, फिर मिलेंगे। ठीक, ओके बाय।